नमस्कार सभी को। आज हम फिर से अरुणाचल प्रदेश के जो एजुकेशन मिनिस्टर ताबा जी से मिलने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी सारे जो हमारे यहाँ के बच्चे, स्टूडेंट्स और इवन पेरेंट्स का काफ़ी सारा सवाल है जो हम आज सर से सीधा जानेंगे। तो सर से सीधे बात करते चले, सीधे शुरुआत करते हैं। हमारा पहला सवाल रहेगा जो सर सैलरी ऑफ ISSE यानी कि SSA टीचर्स का, सर जो आपने कहा था हमारे लास्ट इंटरव्यू में कि कोई भी SSA टीचर्स को पेमेंट के बिना नहीं रहना होगा। एडवांस सैलरी जो अप्रैल मई जून का भी आप लोग रिलीज़ करोगे सर, लेकिन अभी सच ये है कि सर रिलीज़ नहीं किया गया है। और आपको पता है सर, पेंडेमिक के समय काफ़ी तकलीफ़ के दौर से उन्हें गुजरना पड़ा है, नॉट ओनली टू दी SSA टीचर, काफ़ी सारे जो डेली वेज अर्नर है। तो स्पेशली एज अ एजुकेशन मिनिस्टर आप SSA टीचर्स का जो आपने एश्योर्ड किया था सर, वो एश्योरेंस कहाँ गया है सर, वो बताइए सबसे पहले। आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा। मैंने आपको एश्योर किया था कि हमारे जितने भी ISS के टीचर हैं, यहाँ टीचर्स बोल के नहीं, हमारे आपको मैं बताऊंगा, टीचर्स हमारा 10,885 टीचर्स है और 740 ऐसे मिला के 11,625 टीचर्स एंड स्टाफ्स हैं। उसमें RC है, BRC है, इस प्रकार हमारे लोग हैं। उसके बाद 27.53 करोड़ का हमको मंथली सैलरी लगता है। हमने मार्च तक की सैलरी दिए है और अप्रैल में हमने जब पेमेंट की पैसा हमारे पास है, जब अप्रैल में हम पेमेंट के लिए जब बजट में और फाइनेंस में भेजा, आपको सब मालूम है पेंडेमिक की वजह से पूरा ऑफिस बंद हो गया। बंद होने की वजह से पैसा टाइमली फंड रिलीज़ नहीं हुआ। अब हमारे 2 महीने की मई एंड जून की ऑलरेडी फाइनेंस से क्लियर हो गया और उसको ऑलरेडी हमने बैंक से ड्रॉ करके आज या कल तक सब डिस्ट्रिक्ट में सैलरी की पैसा चला जाएंगे। तो हाँ, मैं खेद के साथ कह सकता हूँ कि हम हर महीना देगा बोल के एश्योरेंस दिया था। पेंडेमिक के कारण, कोरोना वायरस के वजह से हमारे ऑफिस में लोग कम अटेंडेंस हुआ, ऑफिसर नहीं आया, जिसकी वजह से हम सैलरी टाइमली रिलीज़ नहीं कर पाया। अब आने वाले समय में जो भी है हर महीने में देने की हम कोशिश करेंगे। जी सर, और साथ ही एक सवाल रहेगा सर, जब सबसे बड़ा कह सकते हैं 2018 के अगस्त के महीने में जब होनचुंग नामदम जी एजुकेशन मिनिस्टर थे, तब करीबन 6,000 से भी ज़्यादा लोग जो SSA टीचर यहाँ ईटानगर में आके धरना किया था जॉब रेगुलाइजेशन को लेकर। तब भी सर ने कहा था, तब के मिनिस्टर होनचुंग नामदम जी ने, कि जल्दी ही करने वाला है, जल्दी चर्चा करेगा, जल्दी हो जाएगा। इवन आपका साथ में मैंने जब लास्ट इंटरव्यू लिया था रिगार्डिंग 1-to-1 जब हमने लिया था, तब आपने भी कहा था कि जल्दी ही हो जाएगा। तो अभी 2 महीना, ऑलमोस्ट 3 महीना होने को आया सर, उसका नया अपडेट या कुछ अपडेट हुआ है सर उसको लेकर जॉब रेगुलाइजेशन? आपके जॉब रेगुलेशन से पहले मैं आपको बताऊंगा, हमारे 2 महीने की जो सैलरी है, जो अभी आपने हमको बताया कि टीचर्स सिर्फ नहीं, हमारा बहुत सा ऐसे स्टाफ भी है, उसमें 55.07 करोड़ ऑलरेडी फाइनेंस से रिलीज़ हो गया और हमने पैसा आज या कल सब बैंक में और DDSA को भेज देंगे। और रहा सवाल आपकी जो 400 टीचर्स की रेगुलेशन के, हमने एश्योरेंस दिया है कि हम टीचर्स को टाइमली रेगुलराइज करेंगे कह के, लेकिन जब हमें जब कार्यवाही शुरू किया तो उसमें बहुत सा डिस्ट्रिक्ट में जो हमें जो सीनियरिटी लिस्ट भेजा गया और जैसे सीनियरिटी लिस्ट आया उसको हमने पब्लिक डोमेन में डाल दिया है। क्योंकि मेरा पेमा खांडू सरकार, आप जब सब जानते हैं कि ट्रांसपेरेंसी गवर्नमेंट है, लोगों को जानकारी होना है। तो हमने जब डिस्ट्रिक्ट से जब सीनियरिटी के हिसाब से जो SSA के टीचर आया, उनका हमने पब्लिक डोमेन में रख दिया। तो वहाँ से बहुत लोगों का रिप्रेजेंटेशन आया कि मेरा सीनियरिटी गायब हो गया, मेरा इसमें टिक नहीं है, मेरा ज्वाइनिंग रिपोर्ट में ये गलती कर दिया। ऐसे करके हमारे जो तो प्रोसीजर्स में थोड़ा टाइम लगा और उसको अभी हमने जैसे आया तो उसको दोबारा DDSA को वापस भेज दिया, DC को काउंटर साइन करने को कहा और जब वापस आ गया तो उसके बाद हम और कार्रवाई कर रहे हैं और हम लोग जितना सकते हैं तुरंत उसको करने के लिए हम लोग भी इच्छा है, क्योंकि ये अभी का एश्योरेंस नहीं, ये इलेक्शन से पहले का एश्योरेंस है। हमारा बजट में भी प्रेजेंटेशन दिया है, सब कुछ दिया। हमें भी चिंता है कि हम इसको करेंगे कह के, लेकिन आप जानते हैं, अभी मैंने कहा कि जब सीनियरिटी प्रॉपर नहीं होगा तो किसी को डिप्राइव होगा, कोई लिटिगेशन में जाएगा। उससे अच्छा है कि हम पब्लिक डोमेन में लेके ट्रांसपेरेंसी करने के हम कोशिश कर रहे हैं। सर अभी हम कह सकते हैं कि ये जो 400 फेस कर जो रेगुलाइजेशन करने का बात था, उसका अभी प्रोग्राम चेकआउट चल रहा है। और आप सर एज अ कंसर्न मिनिस्टर सर, आप प्रोबेबली बता पाओगे कि कब तक होने का चांसेस है ये जॉब रेगुलाइजेशन, कब तक सर, मतलब प्रोबेबली सर? मैं प्रोबेबली आपको कैसे एश्योरेंस दूंगा, हम उसमें तो बिल्कुल लगा हुआ है।
मैं हर मेरा सेक्रेटरी डायरेक्टर को बुला के रिव्यू करते रहता हूँ। और साथ ही साथ आप पेंडेमिक के कारण से आप जानता है कि थोड़ा बहुत पेपर आने में और आपका आने जाने में टाइम लग रहा है। जितना जल्दी हो सके हम ज़रूर करेंगे, कार्रवाई कर रहे हैं। सर ये था रिगार्डिंग ISSE टीचर्स के बारे में। जैसे आपने कहा कि काफ़ी सारे सिर्फ टीचर्स नहीं, काफ़ी स्टाफ्स को भी पेमेंट ज़रूरी देना बाकी है पेमेंट। सर अभी क्वेश्चन रहेगा रिगार्डिंग जो चीफ मिनिस्टर समस्त शिक्षा योजना जो CMSSY जो है उसके अंदर काफ़ी टीचर्स को रिक्रूट किया गया था ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में। तो सर हमें नोटिस में आया है कि काफ़ी सारे लोग ने प्लेस किया है, अपील की कि जो जिन्होंने 2018 के समय में ज्वाइन किया था तो उनके कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली लिखा गया था कि मंथली वाइज उनको ऐसा कुछ नहीं रहेगा कि कह लीजिए क्वार्टरली या ईयरली, ऐसा मंथली उन्हें पेमेंट दिया जाएगा। लेकिन अभी खबर मिली है कि काफ़ी सारे लोगों को तो उनका टेन्यूर ख़त्म हो चुका है, 2021 अप्रैल को ख़त्म हो चुका है, लेकिन अभी तक 4 महीना हो गया, पैसा नहीं मिला। किसी को कह लीजिए फर्स्ट उन्होंने ज्वाइन किया था जुलाई 2019 को, अभी जुलाई 2020 आने को आया, ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया, तो अभी तक पेमेंट नहीं मिला है। तो उसके लिए डिपार्टमेंट क्या कर रही है सर? ये CMSSY एक बहुत अच्छा हमारे पेमा खांडू सरकार के एक चीफ मिनिस्टर फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जिसके बदौलत से हमें डिस्ट्रिक्ट को हम एक स्टेट गवर्नमेंट से एक हर DDSE हर DC को हम एक सपोर्टिव मैकेनिज्म या फाइनेंस सपोर्ट करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, ताकि वो डिस्ट्रिक्ट में करे। तो उसी प्रकार जो CMS में जो हम फंड देते हैं उसमें हमने ये लिखा कि क्योंकि बहुत सा सब्जेक्ट टीचर स्पेशली मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री का टीचर हमें नहीं मिलता है, तो उसके लिए जो हम इसमें प्रावधान रखा गया है कि उस CMSS फंड से टीचर को रखा जाए, 6 महीना का हो या साल भर का हो, जब तक वो रेगुलर टीचर पोस्टिंग नहीं होता है तब तक वो टीचर को रखे और CMSS फंड से उनको DDSE और डिस्ट्रिक्ट लेवल में उसको पेमेंट करना चाहिए। मुझे तो ये आप पहले बार मुझे बता रहे हैं कि पेमेंट नहीं मिला, क्योंकि ये हम लोग का स्टेट लेवल नॉलेज में आता नहीं है, क्योंकि हमने फंड जो है DDSE को दे चुका है और पेमेंट भी DDSE के थ्रू करना है, रिक्रूटमेंट भी उन लोग करता है, और उसको आपको तो मैक्सिमम 6 महीना साल भर ही रखना चाहिए, उसको ऊपर टीचर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हम उसके बाद जो भी गैप के टीचर होता है हमें दोबारा रेगुलर टीचर पोस्टिंग का हम कर देते हैं। तो जैसे सर आपने कहा कि जो कंसर्न डिपार्टमेंट की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कंसर्न DDSE को पैसा जा चुका है रिगार्डिंग ये जो CMSSY के लिए, तो सर आप कहना चाहोगे कंसर्न DDSE को कि ये पैसा जो सैलरी उसे रिलीज़ किया जाए, क्योंकि काफ़ी सारे अपील आ रहे हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहे थे ये एक स्कीम के अंदर में, तो किसी को अभी साल भर होने को आया नहीं मिला, किसी का 4 महीना हो गया, किसी का 6 महीना हो गया। तो एज अ मिनिस्टर सर कंसर्न DDSE को आप कुछ कहना चाहोगे सर इसको लेकर? सर मैं तो यही निर्देश दूंगा हमारे जितने भी DDSE है, जो भी अगर टीचर अगर कॉन्ट्रैक्ट में अगर 6 महीना या साल भर का रखा हो, क्योंकि फंड जब है तभी तो आप रख रहे हैं, अगर पैसा है तो आपको उसको पेमेंट तुरंत करना चाहिए। अगर पेमेंट नहीं किया मैं उसको पूछताछ करूंगा, अगर मुझे कोई अगर स्पेसिफिक आप हमें रिपोर्ट दें तो हम उस DDSE को भी हम बात करेंगे। जी सर। सर ये था रिगार्डिंग टीचर्स, कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स एंड SSA टीचर्स के बारे में। सर अगर हम बात करें, पहली बार भी मैंने पूछा था सर रिगार्डिंग कॉलेज एंड साथ ही साथ यूनिवर्सिटी का, सर अभी फिर से वही सवाल है, क्योंकि काफ़ी सारे सवाल बार बार वही रिपीटेशन आ रहे हैं बच्चों का कि कब कॉलेज रीओपन होगा, या फिर जो पेंडिंग एग्जामिनेशन है वो कब तक होने का चांसेस इवन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी का। तो सर एज अ मिनिस्टर सर जैसे आपने कहा था कि RGU से एफिलेटेड है, RGU ही ऑटोनोमस बॉडी है, तो उनसे तो हमने कोशिश की थी सर, तो एक्यूरेट एंड क्लियर कट इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट नहीं कर पाए, सीधी तौर से मैं कह दूँ तो। सर अगर आपकी तरफ से कुछ नया अपडेट दे पाए रिगार्डिंग रीओपनिंग और या फिर जो पेंडिंग एग्जामिनेशन है वो कब तक होने का चांसेस है सर? संजय, मैं भी आपकी जैसे जिस तरह से जिज्ञासा है, मुझे भी बहुत इच्छा है कि कम से कम हमें राजीव गांधी यूनिवर्सिटी कुछ खबर मिले, तो मैं भी हमेशा उनके कांटेक्ट में हूँ। वाइस चांसलर के साथ मैं हर रोज़ बात करता हूँ, मुझे अपडेट दीजिए कहकर, और क्योंकि उनका अपना ऑटोनोमस है, उन्होंने लास्ट टाइम एग्ज़ाम का शेड्यूल भी पब्लिश कर दिया था, और अभी तो हमारे यहाँ अरुणाचल और मिनिस्ट्री के गाइडलाइन से, होम मिनिस्ट्री के गाइडलाइन के हिसाब से कोई भी स्कूल कॉलेज तो कहीं में भी ओपन नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार को देखते हुए हमने तुरंत जो भी आप लोग कार्रवाई करते हैं हमें तुरंत जानकारी दीजिए, क्योंकि एज ए शिक्षा मंत्री के नाते मुझे लोगों को बताना पड़ता है, स्टूडेंट को बताना पड़ता है,
तो कल मुझे बीसी ने कहा कि उनका जो एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग है, जो अल्टीमेटली एकेडमिक के बारे में, यूनिवर्सिटी के बारे में कब क्या होगा, एग्ज़ाम कैसे होगा, उनकी मीटिंग 24 को होगा। तो ऑलरेडी यूजीसी से एडवाइजरी नोट आया हुआ है, उसके गाइडलाइन की एडवाइजरी के हिसाब से उन्होंने 24 को मीटिंग करके फिर हम, मेरा ख्याल से हम 25 तक हमें पता लग जाएगा कि आगे जो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम का प्लान प्रोग्राम या कब होगा नहीं होगा, वो हमें 25 तक खबर मिल जाएगा। तब हम सही सलामत सही चीज़ को हम आपके सामने हम बता पाऊँगा। तो सर हम कह सकते हैं कि बच्चों को कि वो 25 जून तक रुके और उसके बाद क्लियर कट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हाँ, जब मैं बीसी से राजीव गांधी यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर से अगर मुझे कोई रिटर्न में कुछ खबर आए, क्योंकि इस मुद्दे पर मेरा सेक्रेटरी को भी मैंने डायरेक्शन दिया हुआ है, सेक्रेटरी भी रोज़ लाइजनिंग कर रही है, और जैसे हमें खबर मिलेगा हम आपको बता दूँगा। सर ये था रिगार्डिंग कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी का रीओपन एंड एग्ज़ाम पेंडिंग एग्जामिनेशन के लेकर। सर फिर हर साल की तरह सर स्कॉलरशिप एंड स्टाइपेंड का हमारे स्टेट में इशू रहता ही है सर। तो अभी इसको लेकर एक सवाल ये रहेगा सर, जो लोग थोड़े दिन पहले मैंने आपको पूछा था कि सर जो जिनको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिला है, सेकंड इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन रह रहा है कि कब तक आएगा सर। एंड सर सेकंड क्वेश्चन ये रहेगा कि जिनको नहीं मिला है, स्पेशली जो लोग सर प्राइवेट कॉलेजेस में हैं, तो वो किस तरीके से किससे कांटेक्ट करें, क्योंकि ऑनलाइन में देखा जाए तो कांटेक्ट तो हुआ है, लेकिन कैसे करके वो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें, क्योंकि नहीं हो पा रहा है। बच्चे कहाँ कांटेक्ट करें अपने स्टाइपेंड एंड स्कॉलरशिप को लेकर सर? जो हमारे जो स्टाइपेंड की मुद्दा जो है, हमने आपको पहले भी बताया है, 18,094 बच्चों को हमने स्टाइपेंड की 29.67 करोड़ कितने के जो पैसा स्टाइपेंड था हमें उसको रिलीज़ कर दिया है। उनमें सब क्योंकि अकाउंट्स में ट्रांसफ़र होता है, पीपीएमसी के थ्रू जाते हैं, उसमें हमारा रिकॉर्ड के हिसाब से हमें 176 बच्चों को ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। वो ट्रांसफ़र इसलिए नहीं हुआ कि उसमें हो सकता है उनका अकाउंट्स नंबर गलत हो या बैंकिंग में कुछ गड़बड़ हो, तो हमारा पैसा अभी भी बैंक में पड़ा हुआ है। जैसे उनका अकाउंट ठीक होगा वो 176 बच्चों को भी मिल जाएगा। और रिगार्डिंग स्कॉलरशिप के जो बच्चे बात कर रहे हैं, हमारे 20,500 बच्चों को हमने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दिया गया है, और हमारे जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है हमारा पैसा आ चुका है, उसको हमने ऑलरेडी पीपीएमएस में डाल दिया है, बैंक में डाल दिया है, और नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में और अपलोड करने के बाद जैसे जैसे वहाँ से अपलोड होकर आ जाएगा, यहाँ से पैसा अकाउंट में उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र होते जाएंगे। तो लास्ट बार जब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का जब बात कहूँ तो 20,500 में से 388 लोगों बच्चों के अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं हुआ। तो उसमें हमने जब देखा तो 388 बच्चों का जो है अकाउंट टैली नहीं करता, जिसकी वजह से वो पैसा उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। वो अकाउंट में हमारे अकाउंट में पड़ा हुआ है, जब भी उसका अकाउंट ठीक होगा वो पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। और मेरा ख्याल से हमने पैसा ऑलरेडी बैंक में डाला हुआ है, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में न्यू दिल्ली में करते हैं, वो उनको हमने भेज दिया कि ये पैसा पड़ा है बच्चों को अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए। जैसे जैसे वहाँ से क्लियर होते जाएगा वो पैसा डालते जाएगा। तो सर अभी जैसे लास्ट इंटरव्यू में आपने कहा था कि जल्दी मिल जाएगा, तो अभी सर बता दीजिए कि कब तक मिल जाएगा, क्योंकि बार बार सवाल आ रहे हैं हमारे ऑफिशियल फेसबुक पेज में। संगे ये जो स्कॉलरशिप है हमारे पास पैसा है, हमारे बैंक पैसा अकाउंट में है, उसको नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में हम न्यू दिल्ली ये अपलोड करते हैं। उनको हम लोग बोलते हैं कि उसको बच्चों के अकाउंट में डाल देने के लिए। जैसे जैसे वहाँ से क्लियर होते जाएगा पीएमएमसी अकाउंट, यहाँ से बैंक से ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र होते जाएगा। हमें अभी भी पैसा रेडी है, अब भी हम ट्रांसफ़र चल ही रहे हैं सबको जिसका अकाउंट क्लियर है, और नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के हिसाब से जो भी हमारे पास एनपीएस के हिसाब से क्लियर होते जाएगा, अकाउंट में डालते जाएगा। सर ये था पोस्ट मैट्रिक का एक्चुअली सर कंसर्न। अभी क्वेश्चंस ये भी आ रहे हैं जो लोग प्राइवेट स्कूल्स के हैं सर, जो प्री मैट्रिक के स्कूल के जो स्टाइपेंड्स बोलिए, तो सर उन्हें नहीं मिला जा रहा है। काफ़ी आधे स्टूडेंट को मिल रहा है, आधे स्टूडेंट को अभी तक नहीं मिला। तो सर इज़ देयर एनी डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइवेट स्कूल्स और गवर्नमेंट स्कूल का, कि गवर्नमेंट स्कूल का इस तरीके से दिया जाएगा या प्राइवेट स्कूल का इस तरीके, या फिर सेम ही रहता है सर नॉर्म्स? संगे मेरा लिए जितने भी स्टूडेंट हैं मेरे अपने ही बच्चे हैं, उसमें हमारा डिस्टिंग्विश करने की कोई सवाल ही नहीं आता है, चाहे वो प्राइवेट में पढ़ो या गवर्नमेंट में पढ़ो या कहीं बाहर में पढ़ो। हमारे अरुणाचल के बच्चे हमारे बच्चे हैं, उसको स्कॉलरशिप या
और स्टाइपेंड मिलना ज़रूर मिलना चाहिए। लेकिन हमने आपको मैं बताऊं, जैसे हमारे एक एग्जांपल देवमुख गवर्नमेंट कॉलेज का, वहाँ में बहुत से बच्चे को स्टाइपेंड नहीं मिला। जब हम क्रॉस चेक किया तो उन्होंने यहाँ पे स्टाइपेंड के पोर्टल में अपलोड किया ही नहीं, आधा को कर दिया, आधा को किया नहीं है। तब बाद में पता चला कि वो जो टीचर इंचार्ज है उसने अपलोड नहीं कर दिया। ऐसे भी बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि हम लोग अपलोड कर दिया, डाल दिया, ये कर दिया बोलते हैं, लेकिन हमारा क्योंकि आजकल सब ऑनलाइन में होता है, ऑनलाइन में अगर पोर्टल में अगर अपलोड नहीं होने से आपको स्टाइपेंड मिलेगा नहीं, ये स्कॉलरशिप मिलेगा नहीं। उसको आप जहाँ में भी बच्चे बैठे हैं, वो जो टीचर इंचार्ज है जो अपलोड करते हैं उनके साथ कंफर्म करना कि यस सर मेरा नाम सही में गया है कि नहीं गया। और मैं आपको जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ, दुई में गवर्नमेंट मॉडल गवर्नमेंट कॉलेज में ऐसे हुआ, बहुत से बच्चे को मोर देन 300 बच्चे को स्टाइपेंड नहीं मिला है क्योंकि वो पोर्टल में अपलोड नहीं कर दिया है। पोर्टल में जब तक अपलोड नहीं करेगा उसको स्कॉलरशिप मिलेगा नहीं। ये ऐसे कुछ इशू आया है, हो सकता है उनका भी यही हालत होगा। और हमारे यहाँ कोई डिस्क्रिमिनेट होता नहीं। अगर हमारे यहाँ स्टाइपेंड या स्कॉलरशिप के लिए जो भी पोर्टल में अप्लाई किया उनको सबको मिला है और किसी को डिस्टिंग्विश की यहाँ आती नहीं है, हमारे अपने ही बच्चे हैं। जी सर। सर सवाल फिर ये रहेगा रिगार्डिंग सर रीओपनिंग इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को लेकर। तो सर अभी हमारे जैसे MHRD मिनिस्टर ने हाल ही में इंटरव्यू में कहा था कि 15 अगस्त के बाद ही स्कूल इंस्टीट्यूशन खुला जाएगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो सर हमारे यहाँ पे कब तक खुलने का चांसेस है? क्योंकि हाल ही में जो आपसू की तरफ से प्रेस ब्रीफिंग किया गया था उसमें वाइस प्रेसिडेंट आपसू ने कहा है कि ऑल पार्टी मीटिंग के दौरा कहा, मतलब ये कंफर्म किया गया है कि अगस्त के बाद ही जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो खुला जाएगा। तो सर कितना हद तक सही है और क्या क्या चीज़ें आप लोग ऐड करने वाले हो सर? स्कूल रीओपनिंग स्कूल के लिए हमने बहुत चर्चाएं की है। हमने डिस्ट्रिक्ट DC को चिट्ठी लिखा और ये रिक्वेस्ट किया कि DC अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में जो DDSE के साथ जितना भी स्कूल के प्रिंसिपल हेड मास्टर है, उसके बाद NGOs है, CBOs है, उसके बाद पेरेंट्स है, उसके बाद जितना भी वहाँ में जो प्राइवेट स्कूल चलाने वाला एसोसिएशन है, उन सब को बैठ के एक मॉडलिटी वर्कआउट करके कब तक हमारा कंडीसिव पीरियड हो सकता है हमारे स्कूल दोबारा खुलने के लिए। स्कूल तो क्योंकि स्कूल तो खुलना पड़ेगा, नहीं तो बच्चों के 1 साल बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हमने सब DC से रिपोर्ट मांगा। DC ने हमें सब DC ने रिपोर्ट सबमिट किया है। उसके बाद में भी मैंने अपने जितने भी DDSE है, जितने भी हमारे 26 डिस्ट्रिक्ट है जो DDSE है, उनके साथ एक दिन पूरा दिन बैठ के वीडियो कॉन्फ्रेंस किया है। उनके टीचर के, क्योंकि हेड मास्टर्स, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल्स और DDSE के साथ हमने सब के साथ चर्चा किया स्कूल कब खुल सकता है, नहीं खुल सकता है। तो उसमें अपना अपना डिस्ट्रिक्ट के जिस हिसाब से जहाँ कोरोना के कुछ बीमार या पॉजिटिव केस नहीं है, उन लोग कहते हैं कि हमें जुलाई तक खोल सकता है। किसी ने कहा कि जुलाई एंड में खोल सकता है, किसी ने कहा कि अगस्त में खोल सकता है। और जिस डिस्ट्रिक्ट में कोरोना की ज़्यादा महामारी ज़्यादा हो गया, और डिस्ट्रिक्ट कहता है कि हमें 1 सितंबर में शुरू करना है। ऐसे करके बहुत सा हमें लोगों से फीडबैक मिला। तो उसको हम जब ऑल पार्टी मीटिंग्स जब मीटिंग हुआ तो ये सेम चीज़ को हमने वहाँ लेके गया। तो अल्टीमेटली हमने उसने प्रपोज़ किया कि हम जो भी अगर स्कूल को खुलना भी है तो हम 15 अगस्त के बाद ही खुलने से ठीक हो बोले हमने प्रपोजल रखा। और साथ ही साथ उसमें हम SOP भी बनाएंगे। तो ऑल पार्टी मीटिंग ने मैं यही कहा कि अगस्त के एंड तक खुलना चाहिए और उससे खुलने से पहले हम फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में दोबारा रिव्यू करके हो सकता है पेंडेमिक सही हो या पेंडेमिक कोरोना वायरस और बढ़ जाए। अगर बढ़ जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, उसको हम दोबारा फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त को हम दोबारा चर्चा करेंगे। हो सकता है हम तो फिलहाल सोच रहे हैं कि सब कुछ अच्छा हो, भगवान हमें अगर दया करे, कृपा करे कि हमारा अरुणाचल में ग्रीन जोन आ जाए तो हम हो सकते हैं एंड ऑफ द अगस्त या फर्स्ट वीक ऑफ द सितंबर को स्कूल खोलेंगे। और खुलने से पहले जितना भी हमारे स्टेक होल्डर है, पेरेंट्स है, लोगों को कॉन्फिडेंस है कि कोई बच्चे बीमार हो जाए, क्योंकि बच्चे हमारे हैं, हम उनकी सेहत को ख्याल रखना पड़ेगा। यही हमारे जो एंड ऑफ अगस्त या फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में हम सोच रहे हैं, लेकिन उसको भी हम अगस्त
परसों को रिव्यू करेंगे। सिचुएशन के ऊपर डिपेंड रहेगा सर बेसिकली। तो सर अभी जैसे आपने कहा कि सिचुएशन के ऊपर डिपेंड रहेगा, अगर ठीक तरीके से पेंडेमिक अगर थोड़ा नॉर्मलाइज हो जाता है तो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त आप लोग डिस्कस करोगे, उसके बाद 15 अगस्त के बाद में, या फिर एट द एंड ऑफ द अगस्त, या फिर सब फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर रीओपन करोगे। तो सर सवाल ये रहेगा, क्योंकि अगर उस समय भी अगर स्कूल खोला जाता है, क्योंकि काफ़ी सारे देशों में अभी जस्ट एक बिगिनिंग हो रहा है कोरोना वायरस स्प्रेड होने के लिए, तो सर किस तरीके से गाइडलाइंस SOPs बनाया जाएगा प्राइमरी लेवल के लिए, सेकेंडरी लेवल एंड हायर लेवल के लिए, क्योंकि बच्चे को काफ़ी ध्यान देना ज़रूरी रहेगा, क्योंकि कोविड-19 काफ़ी डेंजरस बीमारी है, महामारी है। तो किस तरीके से डिपार्टमेंट अभी प्लान करिए, क्योंकि आफ्टर कह लीजिए हेल्थ डिपार्टमेंट एंड जो होम डिपार्टमेंट के बाद में एजुकेशन डिपार्टमेंट एक ऐसा है कि काफ़ी चर्चा करना पड़ रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे यूथ्स एंड बच्चों का क्या कैसे उनका कैरियर के ऊपर डिपेंड करता है एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो किस तरीके से SOPs एंड उसके लिए सोचा जा रहा है सर? फिलहाल ड्राफ्ट SOP हम लोग बना चुका है, और वो बना के हमने इवन HRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेज दिया है, क्योंकि हमें हर चीज़ को ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि एक स्कूल एक इंस्टीट्यूशन ऐसे जहाँ है मास गैदरिंग होते हैं, बच्चे आते हैं, उसमें हमने गाइडलाइंस SOP बनाया है, तो सही समय पर हम उनको बताएंगे। उससे पहले हमने लर्निंग चीफ सेक्रेटरी को हम रिक्वेस्ट किया है कि उनके एक मीटिंग कराया जाए, जिसमें हमारे सेक्रेटरी एजुकेशन रहे, सेक्रेटरी हेल्थ रहे, और सेक्रेटरी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग रहे, जिसमें रह के मतलब जो हमारे स्कूल की जो इंफ्रास्ट्रक्चर का कहो, या उसका हेल्थ सेक्टर में क्या क्या उसमें प्रावधान रखना चाहिए, या उसमें वाटर सप्लाई के क्या प्रावधान रखना चाहिए, उनको थोड़ा वर्कआउट करने के लिए कहा है। वो हमें वर्कआउट करके बताएंगे, क्योंकि सबसे पहले तो आप सब जानते हैं कि एक तो है सोशल डिस्टेंसिंग इन द सेंस फिजिकल डिस्टेंसिंग, दूसरा है कि मास्क लगाना, तीसरा है कि हमें हाथ धोना है साबुन के साथ या सैनिटाइजर के साथ, क्योंकि हमें अगर स्कूल में अगर हर जगह अगर हम पानी की मुहैया कराया जाए, साबुन दिया जाए, तो ये सब जो बेसिक थ्री चीज़ को तो हमें तो हर हाल करना ही करना है। तो इसलिए ये जो जिस डिपार्टमेंट इसकी जो इंचार्ज है उसको हम मीटिंग करने के लिए कहा है, वो वर्कआउट करके SOP हमने बना लिया है, क्योंकि ये सही समय पर हम उसको SOP को रिलीज़ करेंगे। क्योंकि मुझे और पूरा आप सबको ही पता है कि स्कूल में ऐसे छोटे बच्चे क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक बच्चे छोटे होते हैं, वो सोशल डिस्टेंसिंग को समझ में नहीं आते हैं, और बाकी जो सीनियर क्लास होते हैं उनके लिए हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं कि अगर बच्चे ज़्यादा है तो उसको कैसे शिफ्ट वाइज किया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग कैसे किया जाए, इवनिंग शिफ्ट मॉर्निंग शिफ्ट कर सकते कि नहीं सर, वो सब हम फिलहाल कर रहे हैं। और जब भी स्कूल खोलेंगे और SOP प्रॉपर SOP के साथ ही हम खोलेंगे। सर एक अच्छी बात आपने कहा कि SOPs रेडी करके आपने MHRD को भी भेज दिया है, वो बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है आपके डिपार्टमेंट की तरफ से सर। लेकिन जैसे कुछ आई गेस मई के महीने से ही ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट किया गया था हमारे स्टेट में, जैसे रेडियो का हो गया, एयर इंडिया की तरफ से, एयर रेडियो की तरफ से, साथ ही साथ अरुण प्रभा की तरफ से। तो सर ऑनलाइन का इतना कंट्रोवर्सी, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इवन आपशु भी इसे नहीं मान रहे थे कि ये नहीं हो पाएगा, और हम भी जानते सर, आप भी जानते कि काफ़ी सारे हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में ना ही इंटरनेट चलता है, ना ही इलेक्ट्रिसिटी का प्रोविज़न दिया गया है। तो सर अभी तक क्या सर ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है सर हमारे स्टेट में? हमारे ऑनलाइन बोल के नहीं, हमारी क्लास 6 to 8 के लिए अरुण प्रभा में हम रोज़ हमारे टीचर्स जाके लेक्चर देते हैं, और बच्चों के लिए उसमें आपका FM रेडियो में कुछ कहानी बताते हैं, फोक टेल्स। उसके बाद हमारे जो क्लास 9 से लेकर क्लास 12 के जो बच्चे के लिए हमारे शाम इसमें DTC गवर्नमेंट HRD की तरफ से क्लास रोज़ ले रहे हैं, उसमें भी 4-4 घंटे के हैं बच्चे। उसमें TV में आपके जहाँ भी चैनल है, जो भी चैनल है, आपको उसमें देख सकते हैं अगर बच्चे इंटरेस्ट हो तो। लेकिन ऑनलाइन क्लास बोल के हमारा अभी आपका नेटवर्क में तो हमारा नहीं है, लेकिन TV में, दूरदर्शन में हम जितना सकते हैं कि जो हमारे यहाँ जो सुविधा है उसके हिसाब से हम क्लास चल रहे हैं।
सर ये पेरेंट्स की तरफ से सवाल था, क्योंकि जैसे मैंने कुछ दिन पहले एलिमेंट्री डायरेक्टर जो एजुकेशन डायरेक्टर से मैंने इंटरव्यू लिया था, तो सर ने कहा था कि अरुण प्रभा में जो टाइम शेड्यूल बताया था कि इस बीच में आप देखिएगा, आपके बच्चों को दिखाइएगा। लेकिन काफ़ी सारे लोगों का कंप्लेन आ रहा है, जो टाइम पीरियड दिया था वहाँ वो अपने बच्चों को टीवी के सामने में रख रहे हैं, लेकिन अरुण प्रभा में कुछ अच्छी तरीके से टेलीकास्टिंग दूसरा प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन जो कहा गया था डिपार्टमेंट की तरफ से वो चीज़ नहीं चल रहा है। तो सर उस पर आपको क्या कहना है सर? मुझे तो बहुत लोग फीडबैक दिया है कि पेरेंट्स लोग, सर ये बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, टीचर भी बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, बल्कि मुझे फीडबैक मिला है। लेकिन ऐसे फ़िलहाल ऐसे तो मुझे पहली बार सुन रहा हूँ। अगर है तो मैं आपको देख के बताऊँगा कि ऐसे तो होना नहीं चाहिए। जो हमें अरुण प्रभा ने टाइम स्लॉट दिया है वो हमें देना चाहिए। जी सर। सर सवाल ये बच्चों की तरफ से जो क्लास 10 एंड 12 में सबसे, अभी कह सकते हैं अभी के समय में सबसे ज़्यादा डिलेमा, सबसे ज़्यादा पैनिक वही बच्चे हो रहे हैं, और काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं कि उनका एग्ज़ाम होगा कि नहीं। क्योंकि अभी रिसेंटली जैसे सुप्रीम कोर्ट ने CBSE और साथ ही साथ MHRD को निर्देश दिया था कि जितने भी एग्ज़ाम है उसे स्क्रैप करें, और जो इंटरनल असेसमेंट का मार्क को ऐड करके उन्हें जो भी रिज़ल्ट निकलता है उसे दिखाए या कम आउट के साथ आइए फाइनल रिज़ल्ट के साथ में। तो अभी सर कुछ स्टेटमेंट नहीं आया है CBSE के साथ तरफ से या फिर MHRD की तरफ से। तो सर क्या कहना चाहोगे, क्योंकि बच्चे लोग अभी, क्योंकि 1 जुलाई से उनका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, तो एग्ज़ाम होगा कि नहीं उनका सर वो थोड़ा बताइए। ये इस एग्ज़ाम जो है हमारे तरफ से, अरुणाचल की सरकार की तरफ से एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल तैयार है। हमने सभी DDSE को, हमें सभी प्रिंसिपल हेडमास्टर को इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। और इस बार एक CBSE ने अच्छा किया कि जो पहले सेंटर हुआ करते थे, 3-4 स्कूल को मिलकर एक सेंटर हुआ करता था, लेकिन अब बच्चे जिस स्कूल में पढ़ाई करते हैं वहाँ में आपका सेंटर होगा। तो इसलिए बच्चे की नंबर कमती भी होगा, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपर मेंटेन होगा। और हमारे एग्ज़ाम जो है, जो आपका डेट भी आ चुका है, 2 तारीख से लेकर हमारे 11 तारीख तक है। और हमारे अरुणाचल के अगर बारे में कहा जाए तो CBSE के क्लास 10 हमारा पूरा पेपर ख़त्म हो गया, और हमारे क्लास 12 की जो बच्चे 5000 के ऊपर बच्चे हैं, जिसमें हमारे हिंदी है और ज्योग्राफी है और बिजनेस एकेडमी है, ये 3 सब्जेक्ट हमारे बच्चों को एग्ज़ाम देना है। तो इसके लिए हमने जितने भी स्कूल है जहाँ जहाँ एग्ज़ाम होना है उनको ऑलरेडी रूम सैनिटाइज करने का कहा है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने का कहा है। और रहा एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये हमारे स्टेट का कंट्रोल में नहीं है, CBSE HRD के अंदर में है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप एग्ज़ाम नहीं करा के उसको सबको पास कराओ बोल के सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्टिव दिया है। और मेरा ख्याल से ट्यूसडे को लास्ट देते हैं, शायद HRD मंत्री सुप्रीम कोर्ट में कुछ केस के ऊपर में फाइल करेंगे, उसके रिप्लाई आएंगे। उसी बात जब तक सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आएगा, निर्देश आएगा, उस हिसाब से हम लोग कार्यवाही करेंगे। तब तो सर हम कह सकते हैं, क्योंकि जैसे आपने कहा कि हमारे स्टेट का जो क्लास 10 के बच्चों का एग्ज़ाम ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, तो सर रिज़ल्ट का क्वेश्चन मार्क रहेगा सर, 10th का रिज़ल्ट कब आएगा सर? 10 और 12 का रिजल्ट तो CBSE का अंदर में रिजल्ट उन्हीं को डिक्लेयर करना है, हमारे स्टेट सरकार का कोई रोल नहीं है जी। और सर जैसे सेकेंड पॉइंट आपने कहा कि क्लास 12 के लिए जो CBSE जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था उसको लेकर प्रोबेबली कल ट्यूसडे है, तो जो MHRD मिनिस्टर या CBSE बोर्ड की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कुछ अर्जी रखा जाएगा। तो सर आप एज अ एजुकेशन मिनिस्टर क्या कहना चाहेंगे सर? मैं तो यही कहूँगा, फ्यूचर तो अनसर्टेन होता है, अपनी तैयारी को जारी रखना चाहिए। एग्ज़ाम भले हो या ना हो, लेकिन अपनी तैयारी करना चाहिए। तो अभी जैसे काफ़ी सारे लोग जो बच्चे क्लास 12 में पढ़ते हैं बार बार क्वेश्चन रख रहे थे, तो मैं बता दूं अभी एजुकेशन मिनिस्टर सर ने खुद कह दिया है कि भले एग्ज़ाम हो ना हो आपको अपना तैयारी कंटिन्यू करना है। तो सर मेरा कह सकते हैं कि आखिरी सवाल काइंड ऑफ कि सर हमारे जो स्टेट जो बच्चे थे जो क्लास 8 एंड 9 एंड 11 के बच्चों को, तो इस तरीके का बात कहा गया था एलिमेंट्री और साथ ही साथ सेकेंडरी के डायरेक्टर के तरफ से, एजुकेशन डायरेक्टर की तरफ से, कि उनको पास किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा। तो और खास साथ ही सुनने में आया था कि उन्होंने कहा था कि जो स्टेट बोर्ड, जैसे मान लीजिए क्लास 5 एंड 8 के बच्चों को एक चांस दिया जाएगा जिसका बैक लगा या फिर जिसका ख़राब हुआ एग्जामिनेशन, तो उनका एग्ज़ाम कब तक होने का चांसेस है, क्योंकि काफ़ी सारे ये इसका भी लेकर सवाल उठ रहा है सर। हमारे स्टेट बोर्ड क्लास 5, क्लास 8, क्लास 9 एंड 11 का
और साथ ही साथ हमारे क्लास 1 से लेकर कोरोना वायरस होने से पहले सब कुछ एग्ज़ाम हो गया और रिज़ल्ट भी पूरा तैयार हो गया। तो इसमें हमारे जितने भी रिज़ल्ट जो है आपका क्लास 5 का हो, क्लास 8 का हो, हमने रिज़ल्ट डिक्लेयर किया और रिज़ल्ट स्टैंडर्ड रहेगा। और सवाल रहा क्लास 9 एंड 11 का। 9 एंड 11 का सवाल इस प्रकार है कि जो CBSE ने एक मैंडेटरी कर दिया कि इस बार और एक मौका देना है, जो भी बच्चे क्लास 9 और 11 में फेल हुआ है उसको और एक मौका देने के लिए कहा, ताकि वो क्लास 10 और 12 में बोर्ड एग्ज़ाम बैठ सके और दे सके। इसलिए CBSE के हिसाब से डायरेक्टिव आया है और उसको मैंडेटरी बनाया है। तो हमने स्टेट गवर्नमेंट भी उसको क्लास 9 एंड 11 को दोबारा जो बच्चे जिस सब्जेक्ट में फेल हुआ है उसको दोबारा एग्ज़ाम कराने जा रहे हैं। और हमारे जुलाई 3 तारीख से लेकर 20 तारीख तक एग्ज़ाम होंगे, जितना भी बच्चे क्लास 9 एंड 11 के बच्चे। बाकी जो है आपका क्लास 1 से लेकर 8 को ही में भी हम दोबारा एग्ज़ाम कंडक्ट करने नहीं जा रहे हैं। जो पहले रिजल्ट निकल गया वही स्टैंड है। तो सीधे तौर से कह सकते हैं कि जो रिजल्ट निकल चुका है क्लास 1 से लेकर 8 तक का वो सेम ही रहेगा, सिर्फ 11 एंड 9 के बच्चों को एक मौका दिया जाएगा सर। वो इस पर CBSE ने हमें उसको मैंडेटरी बनाया, उनको एक मौका दो बोल के आया है, इसलिए उनको कंडक्ट करा रहे हैं। सर उसका एग्ज़ाम जुलाई के कितने तरीके से? जुलाई 3 तारीख से लेकर 20 तारीख तक होगा। तो सर इसके सिलसिले में सर नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है? बिल्कुल दे दिया है, सब स्कूल में अब बिल्कुल दे दिया, ऐसे लोग एग्ज़ाम कंडक्ट करने सब स्कूल सब तैयार है। जी सर। तो सर आखिरी में बस ये कहना चाहूँगी कि अभी जैसे हमने काफ़ी सवाल रखा, तो इसमें से सर ज़्यादातर सवाल यहाँ के लोगों की तरफ से ही था आपके लिए, जो मैंने आपके आगे सवाल रखा सर। और बस यही आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगी आखिर में, क्योंकि अभी पैंडेमिक जैसे मैंने कहा कि आफ्टर हेल्थ डिपार्टमेंट एंड होम डिपार्टमेंट, एजुकेशन एक ऐसा डिपार्टमेंट है, काफ़ी सारी चीज़ों में आप लोग भी लगे हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे स्टेट का एंड देश का फ्यूचर एजुकेशन से ही रिलेटेड रहता है, डेवलपमेंट को भी लेकर। तो एज ए एजुकेशन मिनिस्टर सर आप क्या कहना चाहोगे जो बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम अपेयर करने वाले हैं, या जो स्कूल कॉलेजेस के बच्चे हैं जो पेंडिंग एग्ज़ाम को भी वो अपेयर करेंगे, या फिर एज अ होल यूथ को और जो एजुकेशन डिपार्टमेंट स्टूडेंट स्पेशली, सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने स्टूडेंट फ्रेंड को ये निवेदन करना चाहूँगा, स्टे होम एंड प्रिपेयर फॉर योर कमिंग एग्ज़ाम। आप अच्छा प्रिपेयर करेंगे आपका रिजल्ट अच्छा होगा। एंड इस पेंडेमिक टाइम में मैक्सिमम बाज़ार घूमते हैं, बाज़ार मत घूमिए, घर में बैठिए, पढ़ाई कीजिए। और जब स्कूल का हो या कॉलेज का हो, जब भी आप एग्ज़ाम देंगे उसको प्रॉपर सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके और मास्क पहन के सैनिटाइज़र यूज़ करके एग्ज़ाम दीजिएगा। एंड मैं सभी हमारे जितने भी जो बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सबको शुभकामनाएं देता हूँ। जी सर, आखिर में थैंक यू सो मच सर। और मैं फिर से कहना चाहूँगी कि हमने आपको जब भी टाइम मांगा सर, आपने बेझिझक हमें मौका दिया आपके साथ 1 to 1 होने के लिए। तो थैंक यू सो मच सर वंस अगेन। थैंक यू, मुझे भी अच्छा लगा। मैं तो हमेशा तैयार हूँ जब भी आप मुझे पूछिए, क्योंकि हम सबको अपने स्टेट के लिए सोचना है, स्टेट को सेवा करना है। हम जब लोगों की सेवा करना है तो आपका प्रश्न उत्तर देना मेरा कर्तव्य है। जी सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।